आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि पृथ्वी तल से एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह का वेग होता है, जिसे हम चाल भी कहेंगे या कक्षीय चाल हम उसे कह सकते हैं, तथा उसका परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि केवल पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर वह निर्भर करता है, ये कहा जा रहा है। अब जैसा स्थिति हमें दिया हुआ है प्रश्न में, उसके अनुसार हम इसका आरेख बना लेते हैं। इसके लिए हमने संरचना बना ली है। पृथ्वी की संरचना यहाँ पर हमने बनाए रखी है। पृथ्वी के लिए उसके त्रिज्या को हमने आर से और उसके द्रव्यमान को कैपिटल एम से हमने प्रेषित कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच ऊंचाई पर कोई उपग्रह वहां पर मौजूद है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो उपग्रह की स्थिति हमने कुछ इस तरह से बना रखी है। पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर और उपग्रह के लिए उसके द्रव्यमान को हमने एम से प्रस्तुत कर रखा है। इस प्रकार वह उपग्रह पृथ्वी के लिए उसके केंद्र से एक निश्चित दूरी पर, यहाँ हम उसे बोल सकते हैं सतह से एक निश्चित दूरी पर, वह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करता है किसी निश्चित चाल से। उस निश्चित चाल को हम क्या बोलते हैं? वी के रूप में। हम इसे कहते हैं कक्षीय चाल। तो यही हमसे प्रश्न में यहाँ पर कहा गया कि कक्षीय चाल यहाँ पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। वो किस तरह से निर्भर नहीं करती है वो हमें समझना होगा। पहले कक्षीय चाल होती क्या है? कोई उपग्रह, ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर यदि नियत कक्ष में, ये कक्ष हमारे लिए नियत है, जो दूरियां हमेशा पृथ्वी तल से h दूरी पर स्थित होगी, नियत कक्षा में यदि परिक्रमण करता है और इस नियत कक्षा में उपग्रह की जो चाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही उस उपग्रह के लिए हम उसकी कक्षीय चाल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों, यहाँ पर पृथ्वी है और ये उपग्रह की स्थिति है, उसके चारों ओर यदि वह गति कर रहा है तो उस पर देखिए वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए उस पर एक अभिकेंद्र बल। इस प्रकार उस पर लगने वाले अभिकेंद्र बल को हम उपग्रह के लिए उसके द्रव्यमान के अनुसार लिखें तो अभिकेंद्र बल को हमने चलिए एफ सी से प्रस्तुत कर रखा है, जिसकी दिशा कहाँ रहने वाली है? केंद्र की ओर हमेशा रहने वाली है। ये हमने लिया तो इसका मान होगा एम, यहाँ पर वी वर्ग अनुपात जो दूरी है इससे स्मॉल आर के रूप में ले लिया। अब स्मॉल आर यहाँ पर क्या बता रहा है? स्मॉल आर यहाँ पर बता रहा है कि केंद्र से उस उपग्रह की दूरी कितनी है। तो वह दूरी यहाँ पर हम देखें तो कैपिटल आर धन एच के रूप में प्रस्तुत होगी। तो ये हमने ले लिया। तो एफ सी का मान यहाँ पर हमारे पास कितना हुआ? एफ सी का मान हमारे पास बनता है एम वी वर्ग बटे यहाँ पर आर धन एच के रूप में। ठीक है, ये अभिकेंद्र बल है, इसे हमने ले लिया समीकरण 1 के रूप में। चलिए, तो आगे हमें क्या है? ये अभिकेंद्र बल अब उसको प्रदान कहाँ से होता है? ये अभिकेंद्र बल द्वारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाते हैं। अब वो आरोपित बल जो होता है उसे हमने एफ के रूप में प्रस्तुत किया है। एफ के रूप में प्रस्तुत किया, उसका मान क्या होगा? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम उपग्रह के लिए उसका द्रव्यमान, और जो दूरी है, दूरी यहाँ पर क्या होगी? दूरी आर होगी और उसका होगा वर्ग। आर की दूरी, आर का मान हम जानते हैं वो क्या होगा? तो एफ का मान यहाँ पर हम देखें तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे यहाँ पर मान आता है कैपिटल आर धन एच के रूप में और उसका होगा यहाँ पर वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमें मिला है उसका परिमाण यदि हमें देखना है तो वो क्या होता है? यहाँ पर इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इस प्रकार हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब ये दोनों बल चूंकि देखिए एक दूसरे को संतुलित करते हैं तो ये बराबर होंगे। बराबर होंगे तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पे हमने ले लिया समीकरण 1 एवं यहाँ 2 से। अब देखिए इसे क्या लिखा जाएगा? इसे हमने लिखा है एफ सी के रूप में एम वी वर्ग अनुपात यहाँ पर बनता है आर धन एच के रूप में इसका मान। ठीक है, बराबर के रूप में लिखा तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे यहाँ पर बनता है आर धन एच और उसका क्या होगा? उसका भी होगा वर्ग। एम और एम के मान यहाँ कटेंगे, आर धन एच के मान यहाँ पर कटेंगे। तो वी वर्ग का मान हमारे लिए कितना आता है? ये आता है कैपिटल जी कैपिटल एम यहाँ पर आर धन एच के रूप में। वी वर्ग का मान हमारे पास आया। ठीक है, अब यदि इसे v के रूप में ही हम लिखें तो इसका मान बनता है वर्गमूल के रूप में कैपिटल जी कैपिटल m यहाँ पर r धन h पर। अब देखिए ये तो हमें मिला समीकरण किसके लिए? कक्षीय चाल के लिए। उस उपग्रह का कक्षीय चाल उस पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए कितना होगा एक नियत कक्ष में, ये हमें कक्षीय चाल का सूत्र मिल गया। गुरुत्वीय त्वरण के रूप में इसके मान को लिखें तो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल बटे आर वर्ग के रूप में इसका मान होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मान हुआ। अब इसी मान को हम कक्षीय चाल के सूत्र में फिर से लिखते हैं। इसे हमने ले लिया चलिए समीकरण 3 के रूप में, और हम अब लिखेंगे v बराबर कैपिटल जी कैपिटल यहाँ पर आम जो रहेगा ये हमारे पास क्या बनता है? स्मॉल जी के रूप में स्मॉल जी आर वर्ग के रूप में, और नीचे हम उसके मान को देखें तो आर धन एच के रूप में इसका, और यहाँ पर समीकरण 4 से दे दिया हमने। जैसे प्रश्न में बोला गया है कि हमें सिद्ध करना है कि किसी उपग्रह का जो
वेग होता है या उसे कक्षीय चाल ही हम कहते हैं, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, केवल पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर निर्भर करता है। द्रव्यमान मतलब स्मॉल एम, यहाँ पर स्मॉल एम देख रहे हैं, स्मॉल एम पर ये दोनों सूत्र जो है निर्भर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये केवल निर्भर किस पर कर रहा है, यदि देखा जाए तो पृथ्वी के लिए उसके त्रिज्या के अलावा वो यहाँ पर पृथ्वी से ऊंचाई, उस उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई स्मॉल एच पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया जो हमें सिद्ध करना था। दूसरा हमें क्या बोला जा रहा है, दूसरा हमें बोला जा रहा है परिक्रमण काल के बारे में। तो परिक्रमण काल भी हमें देखना होगा। देखिए, उपग्रह का परिक्रमण काल होता क्या है, उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लगता है, उसे उस उपग्रह के लिए उसका परिक्रमण काल या आवर्तकाल हम कहते हैं, जिसे टी से दर्शाया जाता है। अब टी क्या होता है, टी यहाँ पर होता है कुल चली गई दूरी बटे उसका वेग। एक समय के रूप में यदि हम उसे लेते हैं तो ये दूरी बटे यहाँ पर वेग के रूप में आएगा। तो दूरी यहाँ पर कितनी होगी, परिधि के रूप में 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। और यहाँ पर जो वेग है वो कक्षीय चाल को बता रहा है, जिस वेग से वो उपग्रह उस पृथ्वी के चारों ओर जिस वेग से घूम रही है। अब यहाँ पर तो हमने ये ले लिया है, अब आधार पर आगे देखें तो आर हमें, स्मॉल आर हमें क्या दर्शा रहा है, स्मॉल आर हमें केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से उस दूरी को दर्शा रहा है। तो आर धन एच हमने ले लिया। अब इसी मान को यहाँ पर हम रखेंगे, क्या बनता है टी का मान, यहाँ पर टी बराबर हमारे पास आता है 2 पाई, यहाँ पर बनेगा आर धन एच। और हमने जो वी का मान निकाला है, कोई भी एक सूत्र हम रख सकते हैं यहाँ पर। एक सूत्र यदि हमने लास्ट वाला वहाँ पर रखा तो ये बनता है वर्गमूल के अंदर जी आर वर्ग, और यहाँ पर मान बनते हैं आर धन एच के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान बना और हल किया हमने इसे, तो हल करने के बाद हमें मिलेगा इसका मान हमारे पास 2 पाई होगा। वर्गमूल के अंदर हम लेंगे आर धन एच, यहाँ पर बनेगा उसकी घात होगी 3, और नीचे यहाँ पर मान आता है जी आर वर्ग के रूप में। इस प्रकार हम देख रहे हैं एक सूत्र और हम लिख सकते हैं जहाँ पर जी का मान हमारे पास कितना होता है, स्मॉल जी का मान हमारे पास कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर वर्ग के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम इस सूत्र को, आवर्तकाल के सूत्र को या परिक्रमण काल के सूत्र को 2 पाई वर्गमूल पर यहाँ पर आर धन एच के रूप में घात 3 हमने ले लिया, और नीचे यदि हमने उसे हल किया तो ये मान हमारे पास मिलता है जी कैपिटल एम के। प्रश्न में जो पूछा गया है कि उपग्रह के लिए उसका आवर्तकाल भी किस पर निर्भर कर रहा है, क्या द्रव्यमान पर वो उसके निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान स्मॉल एम से प्रदर्शित होता है। अब ये दोनों सूत्र से हम देख पा रहे हैं ग्रह के द्रव्यमान पर आवर्तकाल का मान या परिक्रमण काल का मान भी निर्भर नहीं करता है, वो केवल निर्भर करता है उस ऊंचाई पर। ऊंचाई के लिए हमने देखा तो वो स्मॉल जी एच से यहाँ पर प्रतिशत होता है। ये ऊंचाई क्या बताई जा रही है, पृथ्वी की सतह से उस उपग्रह की ऊंचाई को बताई जा रही है, जो उस पर वो निर्भर करता है। तो यही हमें सिद्ध करना था प्रश्न। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।